हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रायड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आजकल के टीचर प्रेफरेंस की वजह के पेपर में हर जगह पूछा जाता है। जैसे सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, एच टेट हो गया, तो यू टेट हो गया। हर समय हर पेपर में लगभग ही आता है। और ऐसा ही टॉपिक होता है कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे फिर भी टॉपिक के बारे में जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम कुछ ज़्यादा नहीं बताएंगे और फिर चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो के बारे में। आपको बताते हैं इसमें क्या है। इसमें हम बात करेंगे सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, परिभाषाएं, प्रकार, महत्व, उसकी क्या आवश्यकताएं होती हैं और कैसे सिगमंड फ्रायड ने इसको जस्टिफाइज किया है। चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं कि सिगमंड फ्रायड ने इसे कौन सी परिभाषा दी और कैसे इस सिद्धांत को प्राप्त करते हैं। तो हम बात करेंगे कि सिगमंड फ्रायड एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिद्धांत के माध्यम से मानव मूल प्रवृत्तियों विशेषताओं का वर्णन किया था। इनके अनुसार व्यक्ति के निर्माण से मूलभूत प्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन प्रवृत्तियों का जिस प्रकार से सामाजिकरण होता है और मानव व्यक्तित्व का निर्माण भी उसी प्रकार से होता है। उन्होंने मानव के बारे में बहुत कुछ बताया, उसकी अवस्थाओं के बारे में भी बताया कि कैसे इसकी अवस्थाएं होती हैं और किस अवस्थाओं में हम कैसे काम करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसा हमारा बात करने का तरीका होता है। इन सब बातों को उन्होंने बहुत तरीके से अच्छे से वर्णन किया है। मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रायड द्वारा प्रतिपादित है क्योंकि फ्रायड के पूर्व विचारों के चेतन के अध्ययन पर बल दिया गया है। मनोविश्लेषण के फ्रायड ने निम्न अंगों को आवश्यक और महत्वपूर्ण बताया गया है। जैसे पहला संगठन आ जाता है कि व्यक्तित्व का संगठन, व्यक्तित्व के बारे में बताया इन्होंने। जैसे फ्रायड के अध्ययन का मुख्य केंद्रबिंदु व्यक्तित्व ही था। उन्होंने जितना कुछ बताया सब व्यक्तित्व के बारे में ही बताया है। फ्रायड ने व्यक्तित्व की धारणा को 3 प्रमुख तंत्रों के रूप में भी किया है। जैसे कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में तीनों तंत्र एकीकृत तथा संगठित होते हैं। फ्रायड द्वारा दिए गए मन के वे निम्न स्तर होते हैं। इन्होंने तीन स्तर बताए थे और हम स्तर इस प्रकार हैं, जैसे कि ईदम हो गया, अहम हो गया, प्रायाम हो गया। अब हम बात करें कि ईदम क्या है, इसमें क्या है बताया गया, इन्होंने कैसे इसे परिभाषित किया है। ईदम एक व्यक्ति की मूलभूत मनोवृत्ति होती है। यह व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करती है। इसका एकमात्र कार्य उत्तेजना को वस्तु समाप्त करना होता है। यह शक्ति का मुख्य स्रोत होता है तथा सभी प्रकार की क्रियाओं को इससे शक्ति मिलती है। फ्रायड ने कहा कि मानव की जो उचित इच्छाएं चेतना में चली जाती हैं, इस प्रकार से इच्छाएं का मुख्य होती हैं। यह तनाव को दूर करने के लिए उस वस्तु को सामाजिक प्रतिबिंब बनाती हैं जिससे मानव दूर होता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति भोजन से पहले भोजन का प्रतिबिंब बना लेता है। इन्होंने यह बताया कि जैसे कि हम हैं या बच्चे होते हैं, किसी भी चीज़ के या कहीं पार्टी में जाते हैं या खाना खाना होता है या भी कोई काम करना, तो उसके पहले हम उसके बारे में सोचने लगते हैं कि हमको वहाँ जाना है, पार्टी में जाना है, हमको ये ड्रेस पहनना है, हमको खाना, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो हमको खाना खाना, किस प्रकार का हम खाना खाएंगे, किसके ऑर्डर करेंगे, ऐसा कुछ इन्होंने सब कुछ बताया। अब नेक्स्ट इन्होंने डिफिनेशन दी कि अहम क्या होता है। यह एक संतुलनकारी शक्ति होती है, कल्पना के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य करती है। यह एक संतुलनकारी शक्ति होती है, कल्पना के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य करती है। इसका कार्य व्यक्ति में उत्पन्न तनाव को उचित संसाधनों और विधियों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। जैसे भूखे व्यक्ति को भूख तभी शांत होती है जब वह भोजन की खोज करके उसे सेवन कर लेता है। जिसमें इन्होंने यह बताया कि जैसे बच्चा होता है और उसमें अगर भूख लगती है तो उसे अगर जो टाइम पे खाना नहीं मिलता है तो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि मुझे खाना चाहिए या मुझे दूध चाहिए, जो उसको ज़रूरत होती है तो वह रोने लगता है। तो जब तक उसे नहीं मिलता तब तक वह रोता रहता है, जब उसे मिल जाता है तो उसे शांत हो जाता है। उन्होंने अहम में डिफिनेशन में यही बताया है। चलो आगे बताते हैं इसके बारे में। फ्रायड ने कुछ इसके अहम की विशेषताएँ भी बताई, जैसे कि है कि यह व्यक्ति का चेतन भाव होता है, और दूसरा पॉइंट है कि यह तार्किक होता है। तीसरा पॉइंट है इसका संबंध वास्तविकता से होता है। वास्तविकता से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि इसमें इमेजिंग नहीं कर सकते, जैसे कि भूख लगी है या कुछ काम करना है या कुछ करने जाना है या हम कल करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, तो इसे सब दिमाग में हमारे चेतन माइंड में सेव होता रहता है। यह समायोजन का मार्ग दिखाता है। समायोजन मार्ग, जैसे हमको कुछ पाना है, कल कुछ करना है, उसके बारे में सोचना होता है, उसे हम अपने दिमाग में रखते हैं कि मुझे कल वहाँ जाना है या मुझे कल करना है। इसकी तीसरी डिफिनेशन आ जाती है प्रायाम। तो सिगमंड फ्रायड ने इस परिभाषा में बताया है कि यह व्यक्ति की एक मूल प्रवृत्ति होती है जो व्यक्ति के अंदर की भावना को संतुष्टित कराती है। व्यक्ति की तीसरी अवस्था
को प्रायाम कहते हैं, या नैतिकता पर आधारित होता है या समाज के मूल्यों विचारों का प्रतिनिधित्व कराता है, जिसमें तर्क के स्थान पर आदर्श प्रधान होता है। दंड पुरस्कार द्वारा बालक सीखता है। इनका कहने का मतलब कि कोई बालक है तो उसको हम ये कहते नहीं कि अगर बाबू टाफो ले ले और उसको ये काम कर दे, या कहीं जाना होता है कोई काम कराना होता है तो उसको पुरस्कार देते हैं, या कोई काम नहीं कर रहा होता तो उसको दंड देते हैं, तब उससे काम करवाते हैं। इन्होंने इसके बारे में बताया है और इसके कुछ कार्य भी इन्होंने बताए हैं, जैसे कि ईंधन की प्रवृत्तियों पर रोक लगाता है क्योंकि वह समाज द्वारा अमान्य होती हैं। दूसरा पॉइंट इसमें बात करते हैं कि अहम को वास्तविकता उद्देश्य के स्थान पर नैतिक उद्देश्य को प्रोत्साहित करता है। और तीसरा पॉइंट करें कि अहम ईंधन से उत्पन्न होता है, मतलब ये जो प्रायम है, ये अहम और ईंधन के जो दो पॉइंट थे ये उसी से रिलेटेड होता है, और तथा प्रायम के अहम से उत्पन्न होता है, मतलब ये दूसरे से इंटर रिलेशन होते हैं कि प्रायम ईंधन से उत्पन्न होगा, ईंधन प्रायम से उत्पन्न होता है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जीवन भर एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते रहते हैं, एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध भी होते हैं। इस परिभाषा ने इन्होंने इतना बताया कि हमारे चेतन माइंड होता है, बच्चा मतलब कैसे सोचता है, हमारी इच्छाएं क्या होती हैं, उसके कार्य क्या होती हैं, इन्होंने इतना सब बताया इसके बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे, फ्रायड ने व्यक्तित्व मन के 3 भाग बताए थे। अब इसके बारे में 3 स्तर की बात की थी कि आयाम, प्रायाम और ईदम। इन्होंने फिर 3 भाग भी बताए थे, जैसे कि अर्धचेतन, जैसे आप लोग सुने होते हैं कि चेतन मन होता है, अर्धचेतन मन होता है और अचेतन मन होता है। उसी के बारे में इन्होंने 3 डिफिनेशन अलग अलग प्रकार से अपने हिसाब से इन्होंने बताई है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं कि चेतन मन क्या है। चेतन मन होता है जो मन का एकमात्र भाग होता है, इसमें सभी बातें व घटनाएं व जो कुछ भी घटित होता है हमारे साथ में वो सब इसमें रहता है, जैसे कि वस्तुओं, नामों, परिस्थितियाँ, व्यक्ति बिना किसी रुकावट के जब हम इसे याद करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे होता है हम कहीं यहाँ टूर पे घूमने गए तो हमारे दिमाग में सेव रहता है कि वहाँ पर घूमने गए थे, या हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं जैसे कि मुझे अमेरिका जाना है, दुबई जाना है या लखनऊ जाना है, कहीं भी घूमने जाना है, तो उसके बाद में हमारे दिमाग में सब रहता है, सेव रहता है कि हमको ये काम करना होता है। इस व्यक्ति से मिले थे उसका नाम याद रहता है, उसका चेहरा याद रहता है, या किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसके बारे में सब याद रहता है चेतन मन में। अब बात करते हैं कि अर्थ चेतन मन क्या होता है। इस भाग में ऐसे विचार आते हैं जिनका व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता है और वस्तुओं क्रिया द्वारा उसका ज्ञान क्या संभव होता है। इन्होंने इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया है, मैंने कुछ ज़्यादा नोट आउट भी नहीं किया है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है इसके अर्थ चेतन मन में इसमें यह बताया गया है कि जैसे व्यक्ति होता है, मुझे कोई काम करना होता है, मुझे याद नहीं रहता कि मुझे क्या काम करना होता है, और फिर कहीं पे जाते हैं उस काम से रिलेटेड हम कुछ देखते हैं या कुछ करते हैं तो मुझे याद आ जाता है कि मुझे ये काम करना था या मुझे ये काम दिया गया था। इससे उन्होंने इस बारे में, इस डिफिनेशन में उन्होंने ऐसा बताया है। अर्ध चेतन मन की बात करते हैं, इसमें यह बताया कि यह मन का सबसे बड़ा भाग होता है, और जो चेतन मन था ये मन का 1/8 भाग था, और जो अर्ध चेतन मन होता है यह मन का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें 2 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे कि वो जो कभी चेतना में थी और जो बाद में अचेतन में चली गई। जैसे होती कि हम मतलब हमको याद रहता है कोई काम करने को, फिर हम उसे भूल जाते हैं तो मतलब अचेतन मन में वो चला जाता है, फिर उसे हम जब कहीं देखते हैं तो हमें याद आता है। फिर दूसरा पॉइंट होता है कि वे विचारें, इच्छाओं जिनको व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यक्त नहीं कर पाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे इसके बारे में। फ्रायड ने भी कुछ इन जो डिफिनेशन दी उसके बारे में बताया कि अर्ध चेतन मन और आयाम प्रायाम क्या था, इससे रिलेटेड उन्होंने बताया। जैसे कि फ्रायड ने कहा कि दमन के परिणाम स्वरूप अचेतन का प्रभाव हुआ, जिससे समय अवांछित इच्छाएं चेतन के आकार में अपने संतुष्टि के प्रयास में कार्य करती हैं, जो व्यक्ति के इन इच्छाओं को दबा देती हैं और जिसके कारण अचेतन में चली जाती हैं। व्यक्ति विशेष के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक आदर्शों के में पूर्णतः विपरीत अचेतन इच्छाएं होती हैं। इन्होंने इतना बताया कि मतलब कि हमको कोई मतलब इच्छाएं होती हैं जो हम उसे नहीं करना चाहते हैं, फिर उसे हम उसे भूल जाते हैं, तो ये सब होती हैं हमारे अर्धचेतन मन में चली जाती हैं। तो ये हमने बात की है सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एरिक एरिक्सन मनोविश्लेषण सिद्धांत। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आएंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिएगा, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन आप अपने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ाएंगे
तो वीडियो अच्छी दिखेगी। जहाँ तक मैंने समझाने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की, अपनी भाषा में समझाएं। एक बार मतलब ऐसे ही हमने लैंग्वेज में रीड किए कि अगर आप एक बार ही इसे रीड करेंगे तो आप इसे अपने आराम से इसको समझ सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें कठिन शब्द नहीं इस्तेमाल किए गए हैं। और आप लोग ये जब ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और कितनी अच्छी लगी। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एरिक एरिक्सन मनोविश्लेषण सिद्धांत बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के बाद बात करेंगे, तो इसको शेयर ज़रूर करें और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।